हेलो दोस्तों, मैं खुशी आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल केके एजुकेशन पर। वन लाइन क्वेश्चन का आज 29वां वीडियो है। इससे पहले 28 वीडियो अपलोड किया जा चुका है इसी चैनल पर। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो आइए देर ना करते आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन है कि उड़ीसा की प्रमुख खाने कौन सी है? तो उड़ीसा की प्रमुख खाने है गुरु महिसानी का खान। कौन सा? गुरु महिसानी का खान एंड बादाम की पहाड़ी। ये दोनों खाने किस चीज की है? तो ये दोनों खाने जो है लो अयस्क की है। किसकी है ये दोनों खाने? ये दोनों गुरु महिसानी और बादाम की पहाड़ी लो अयस्क की है। देखिए बादाम की पहाड़ी देख कर सुनकर नाम ऐसा लग रहा है कि यहाँ बादाम की खेती होती होगी या फिर बादाम का वृक्ष लगाया होगा, लेकिन नहीं। बादाम की पहाड़ी जो है वो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। आइए इसके साथ साथ कुछ प्रमुख खानों को देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया बैलाडीला का खान, बैलाडीला का खान पहले तो आप ये जान लीजिए किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। तो बैलाडीला का खान जो है ये लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लो अयस्क के लिए। ठीक है, बैलाडीला का खान ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, और किसके लिए है? तो ये लो अयस्क के लिए है। किसके लिए है? लो अयस्क के लिए। अगर वहीं आपसे पूछ लिया, अगर वहीं आपसे पूछ दिया गया कि कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख का खान कहाँ है? कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख का खान कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। कहाँ है कुंद्रेमुख का खान? तो ये कर्नाटक में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लो अयस्क के लिए। बाबा बुदन की पहाड़ी, कौन सा? बाबा बुदन की पहाड़ी। बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है ये प्रसिद्ध है कॉफी की खेती के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए बाबा बुदन की पहाड़ी है, जो कहाँ पड़ता है? तो ये भी कर्नाटक में है। तो कुंद्रेमुख और बाबा बुदन की पहाड़ी ये दोनों कहाँ है? तो ये दोनों खनन स्थल जो है ये कर्नाटक में स्थित है। और कुंद्रेमुख लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बाबा बुदन की पहाड़ी कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बैलाडीला खान की बात की जाए तो बैलाडीला खान जो है छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जबकि गुरु महिसानी और बादाम की पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतारी और पौडा लो अयस्क खान कहाँ स्थित है? तो सतारी और पौडा जो है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये दोनों लो अयस्क खान है। किसका है? लो अयस्क खान। और दोनों कहाँ स्थित है? तो दोनों गोवा में स्थित है। कहाँ स्थित है? गोवा में। गोवा में एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह है जो बहुत फेमस है। कौन सा? मारमा गोवा बंदरगाह। कौन सा? मारमा गोवा बंदरगाह। हालांकि इसका नाम में ही छुपा हुआ है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि नाम देखकर भी कंफ्यूजन होने लगता है। तो मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? मारमा गोवा, तो पहले आप ये जान लीजिए ये बंदरगाह है। क्या है? ये बंदरगाह है जो कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि घाटशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो घाटशिला जो है वो तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए, यानी कि कोपर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए, और ये पड़ता कहाँ है? तो आप ये भी जान लीजिए कि घाटशिला जो है ये झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये खान कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। आइए झारखंड के प्रमुख खानों को देख लेते हैं। अगर बात की जाए जादूगोड़ा, जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा जो है ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या बोला जाता है, गिरिडीह, गिरिडीह और कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गिरिडीह जो है, गिरिडीह और कोडरमा ये किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो गिरिडीह और कोडरमा जो है ये प्रसिद्ध है अवरक के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अवरक के लिए। और गिरिडीह को भारत का अवरक की राजधानी भी कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवरक की राजधानी किसे कहा जाता है? तो अवरक की राजधानी कोडरमा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोडरमा को कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? तो झारखंड में स्थित है। नोआमुंडी का खान, नोआमुंडी खान कहाँ है? तो नोआमुंडी खान जो है ये भी झारखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये भी प्रसिद्ध है लो अयस्क के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। एक है चिड़ैया खान। कौन सा? चिड़ैया खान कहाँ स्थित है? तो ये भी झारखंड में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत जो है वो चौथा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान। जबकि भंडारण में अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मैग्नीज भंडारण में भारत कौन सा स्थान रखता है, तो भंडारण में दूसरे नंबर पे आता है। कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। प्रथम नंबर पे कौन सा आता है? जिम्बाब्वे आता है, ठीक है। लेकिन उत्पादन की बात कर दी जाए तो उत्पादन में भारत चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि बालाघाट, बालाघाट ये कहाँ पड़ता है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मैग्नीज खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके खनन के लिए? मैग्नीज खनन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। एक आता है, क्या बोला जाए उसको, कौन सा हांडी है जो उड़ीसा में पड़ता है? ध्यान नहीं आ रहा है। काली हांडी, हाँ काली हांडी। काली हांडी का खान किसके लिए प्रसिद्ध है? काली हांडी। तो काली हांडी जो है ये पड़ता कहाँ है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए ये उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ है? उड़ीसा में। और ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये मैग्नीज खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मैग्नीज खनन के लिए, ठीक है। मैग्नीज खनन के लिए प्रसिद्ध है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो लोक जनशक्ति पार्टी जिसे लोजपा भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। कब हुई थी? 2000 ईस्वी में। और किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? तो स्थापना जो है वो रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जिनकी मृत्यु हो चुकी है, रामविलास पासवान के द्वारा। रामविलास पासवान के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है मायावती, जिस पार्टी से बिलोंग करती है वो समाजवादी पार्टी है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है ये हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में। और किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था मुलायम सिंह यादव के द्वारा। किसके द्वारा? मुलायम सिंह यादव के द्वारा समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, कौन सा? झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे झामुमो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झामुमो, ठीक है। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है सन 1973 में हुई थी। कब हुई थी? सन 1973 में। किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी स्थापना शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शिबू सोरेन के द्वारा। इन्हीं के बेटा हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है। किसके बेटा? शिबू सोरेन के बेटा हेमंत सोरेन वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा यानी कि शिबू सोरेन के द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसे झामुमो कहा जाता है, इसकी स्थापना सन 1973 में किया गया था। समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1992 में। किसके द्वारा? मुलायम सिंह के द्वारा। जबकि लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा की स्थापना कब हुई थी? तो 2000 में हुई थी। किसके द्वारा? रामविलास पासवान के द्वारा। अगर बीजेपी की बात की जाए कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? तो बीजेपी की स्थापना जो है वो हुई थी 6 अप्रैल 1980। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1980। किसके द्वारा? तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था बीजेपी की स्थापना? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बीजेपी की स्थापना की गई थी 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है। और 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। किससे? भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अगर वहीं बात किया जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना जो है ये हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। किसके द्वारा स्थापना हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा
कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक है। जबकि भाजपा की स्थापना, बीजेपी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 6 अप्रैल 1980 को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? आई होप आप लोग इसे नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर बाय द वे नहीं कर पाए होंगे तो वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। लोकतंत्र का सबसे बड़ा विशेषता क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा विशेषता है जन की सहभागिता। क्या है? जन की सहभागिता लोकतंत्र की सबसे बड़ा विशेषता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन की प्राथमिकता क्या होती है? तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की प्राथमिकता क्या होती है? विश्वसनीयता। क्या है? विश्वसनीयता और पारदर्शिता। एक और है, क्या है? एक और है जवाबदेहिता। जवाबदेहिता भी लोकतांत्रिक जवाबदेहिता भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता है। विश्वसनीयता तो है, पारदर्शिता भी है, जवाबदेहिता भी है। देखिए लोकतांत्रिक तरीके से अगर आप सरकार की नियुक्ति करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू है। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ही हम लोग मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के चुनाव करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वो हमारे प्रति जवाबदेही होते हैं। अगर किसी तरह का कुछ होता है तो हम लोग उनसे जवाब मांगते हैं। अगर वो हमारे सही तरीके से वो काम वाम नहीं करते तो अगला इलेक्शन में हम उन्हें हरवा देते हैं, है कि नहीं? हरवाते हैं। तो जवाबदेही उनका है, उनको तो जवाब देना पड़ता है। पारदर्शिता, जैसे कि आप कुछ टाइम पहले इलेक्शन को लेकर, निर्वाचन आयोग के लेकर बहुत बड़ा मैटर हुआ था। क्या हुआ था कि अगर किसी पार्टी को फंडिंग दिया जा रहा था, तो पहले क्या होता था, गुप्त तरीके से फंडिंग दिया जा रहा था। किस पार्टी को कितना फंडिंग दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, इस सब का सूचना किसी को नहीं मिलता था। लेकिन 2024 में क्या हुआ, ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। फटकार लगाते हुए कहा एसबीआई से कि आपको सारा डिटेल निकाल के देना पड़ेगा, किस पार्टी को कितना फंडिंग मिला है और किस पार्टी ने उस फंडिंग का कितना खर्च किया, और फंडिंग भी लिमिट कर दे कितना फंडिंग मिलना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये सब पारदर्शिता का ही पहचान है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टर्नम सिंड्रोम होता है। टर्नम सिंड्रोम क्या होता है? वो एक्स होता है। ओएक्स मतलब 0 और एक्स होता है। इसमें क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या, टर्नम सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रोमोसोम की संख्या जो है वो होता है 45। 44 प्लस एक्स होता है, ठीक है। 44 प्लस एक्स होता है, यानी कि देखिए 44, जो 44 क्रोमोसोम, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो पहले तो आप ये जान लीजिए 23 पेयर होता है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। और गिनती में बोला जाए तो 46 को क्रोमोसोम होता है। लेकिन 44 का क्रोमोसोम होता है वो सारे मनुष्य का एक जैसा होता है। 2 ही क्रोमोसोम वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे कि एक्स वाई वाई एक्स, मतलब एक्स एक्स वाई एक्स, ये डिफरेंट होता है। अगर किसी का क्रोमोसोम 44 प्लस एक्स एक्स हो तो वो लड़की होगी। अगर किसी का क्रोमोसोम 44 और प्लस एक्स वाई है, यानी कि वो लड़का है, ठीक है। तो क्रोमोसोम में क्या है? गुणसूत्रों की संख्या मात्र 45 होती है। कितनी होती है? 45 ही होती है। 44 प्लस एक्स कितना हुआ? 45 हुआ। अगर वहीं आपसे पूछा जाए क्रिमिनल सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? क्रिमिनल सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो क्रिमिनल सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 47 हो जाती है। कैसे? तो देखिए 44 प्लस क्या होता है? एक्स एक्स वाई, कितना हुआ? 44, 45, 46, 47, यानी कि क्रिमिनल सिंड्रोम में 47 क्रोमोसोम की संख्या होती है। तो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि टर्नल सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 45 होती है। क्रिमिनल सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। अगर मान लीजिए इस तरीके से देखा कैसे कैसे होता है, तो 44 प्लस एक्स एक्स प्लस वाई, मतलब सॉरी प्लस नहीं, एक्स एक्स वाई, ठीक है। अगर एक आता है क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम, कौन सा? क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या जो है, सिंड्रोम क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसमें भी 47 होती है। लेकिन इसमें 44 प्लस एक्स वाई एक्स, यानी कि देखिए ये क्या है? लड़की है, लड़की है, इसके बाद एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ गया वाई, यानी कि लड़की होने के बावजूद इसमें लड़की वाला गुण नहीं है, ठीक है। इसमें लड़की वाला गुण नहीं है, थर्ड जेंडर हो गया, तो इसमें लड़की वाला गुण नहीं है। और इस क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम में क्या है? क्लिनी फिल्टर सिंड्रोम में देखिए 44 प्लस एक्स वाई, यानी कि ये लड़का है, और एक एक्स
क्रोमोसोम एक्स्ट्रा जुड़ गया है, यानी कि इसमें ये लड़का होने के बावजूद इसमें लड़का वाला गुण नहीं है, ठीक है? इसमें लड़का वाला गुण नहीं है और ये लड़की पैदा हुई है लेकिन इसमें लड़की वाला गुण नहीं है, ठीक है? तो इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 होती है। जनरली क्रोमोसोम की संख्या ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। एग्जाम में ज्यादातर क्रोमोसोम की संख्या पूछा जाता है। क्रिमिनल सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47 होता है। अगर आपसे पेयर लगा के देगा मतलब उस टाइप से तो वैसे दे देगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई, ठीक है? क्लिनिक फिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 47। कैसे होता है? तो 44 प्लस एक्स वाई एक्स, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि वायरस को सजीव क्यों कहा जाता है, यानी कि विषाणु को सजीव क्यों कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। ये प्रजनन कर सकता है। क्या कर सकता है? प्रजनन कर सकता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सजीव कहा जाता है। वायरस को क्या कहा जाता है? वायरस को एक और भी चीज कहा जाता है, सजीव और निर्जीव का योजक कड़ी। सजीव और निर्जीव का, सजीव प्लस निर्जीव का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा, योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो सजीव प्लस निर्जीव का योजक कड़ी जो है वो वायरस या विषाणु को कहा जाता है, ठीक है? किसे? वायरस या विषाणु को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादप प्लस जंतु, पादप जगत प्लस जंतु जगत का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? पादप प्लस जंतु का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो पादप प्लस जंतु का योजक कड़ी युग्लिना को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? युग्लिना को। युग्लिना को जो है वो पादप प्लस जंतु का योजक कड़ी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा जाता है कवक प्लस शैवाल का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? कवक प्लस शैवाल, शैवाल का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लाइकेन को। किसे कहा जाता है? लाइकेन को। कवक प्लस शैवाल का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो लाइकेन को कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्तनधारी और पक्षी का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? किसका? स्तनधारी, स्तनधारी प्लस पक्षी का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आर्कियोप्टेरिस को। किसे कहा जाता है? आर्कियोप्टेरिस को जो है, आर्कियोप्टेरिस को स्तनधारी प्लस पक्षी का योजक कड़ी कहा जाता है। जबकि कवक प्लस शैवाल का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? लाइकेन को। पादप प्लस जंतु जगत का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? युग्लिना को। जबकि सजीव प्लस निर्जीव का योजक कड़ी किसे कहा जाता है? विषाणु या वायरस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायरस जो है जब तक वो बाहर है, मनुष्य के शरीर से बाहर जब तक है तब तक वो निर्जीव अवस्था में, तब तक वो प्रजनन करने का क्षमता उसमें नहीं होता है। जैसे ही वो मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है उसमें प्रजनन का क्षमता होने लगता है, प्रजनन करने लगता है। इसीलिए इसको सजीव प्लस निर्जीव का योजक कड़ी कहा जाता है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दो मात्र स्तनधारी कौन सा है जो बच्चा के बदले क्या करता है? बच्चा के बदले अंडा पैदा करता है, अंडा देता है। तो स्तनधारी की पहचान है कि वो बच्चा डायरेक्ट बच्चा को जन्म देता है, लेकिन दो स्तनधारी मात्र ऐसा है जो बच्चे की जगह अंडा देता है। कौन सा है वो? तो एकिडना है और प्लेटिपस है। कौन सा? एकिडना और प्लेटिपस, जो दो मात्र ऐसा स्तनधारी है जो बच्चे की जगह अंडा देता है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो मनुष्य के और जानवरों के आंत में ई कोलाई जीवाणु पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया? ई कोलाई। ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो अच्छे होते हैं, ठीक है? कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया खराब भी होते हैं, लेकिन ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो मनुष्य के लिए फायदेमंद होते हैं। अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो हानि होगा ही, लेकिन ये बैक्टीरिया बहुत फायदे पहुंचाते हैं हमारे शरीर को, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारा विटामिन का भी निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है किससे? एफ्लाटॉक्सिन। ये एफ्लाटॉक्सिन क्या है? तो एक विष है जो किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो कवक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा? कवक या फंगी के द्वारा। किसके द्वारा? कवक को ही फंगी कहा जाता है। कवक या फंगी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है? आइए कवक से होने वाली बीमारी को देख लेते हैं। इसके द्वारा होने वाली बीमारी, कवक से होने वाला बीमारी क्या है? इसका ट्रिक है दाद खाग।
ए से कौन सा बीमारी हो जाएगा? ए से हो जाएगा एथलीट फुट। कौन सा? एथलीट फुट, ये बीमारी। और कौन सा होता है? एक्जिमा। द से, तो दा से दाद हो जाएगा, ठीक है। और द से क्या हो जाएगा? दमा। कौन सा बीमारी? दम्मा का अस्थमा, जिसे अस्थमा करे, जिसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, दमा। और ख से क्या हो जाएगा? खुजली। कौन सा बीमारी? खुजली। खुजली किससे होता है? तो फंगी यानी कि कवक से होता है। ग से गंजापन यानी कि बाल झड़ना, किसके कारण होता है? तो बाल झड़ना भी है, ये कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। तो कवक से होने वाले प्रमुख बीमारी है कौन सा? एथलीट फुट, एक्जिमा, दाद खाज, खुजली का नाम तो सुने होंगे, दाद, दमा, खुजली और गंजापन, ठीक है। ये कवक से होने वाला प्रमुख बीमारी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि क्यों खड़े नहीं रह सकते? अंतरिक्ष में जो है वो अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं। रीजन क्या है? तो रीजन है गुरुत्व नहीं होता। क्या नहीं होता? गुरुत्व नहीं होता। आज हम लोग जो पृथ्वी पे चल पाते हैं, क्यों चल पाते हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्व लगाया जाता है उसी के कारण हम लोग सीधे खड़े हो पाते हैं। बर्फ में आसानी से नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? इसी के कारण नहीं चल सकते, ठीक है। तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि वहां गुरुत्व नहीं होता। एक और क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश दिखता है कैसा? काला दिखता है। कैसा दिखता है? काला दिखता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश काला दिखता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री का वजन कितना होता है? अंतरिक्ष में जो व्यक्ति जाता है उसका वजन क्या होता है? तो इसका वजन जो है, अंतरिक्ष यात्री का वजन शून्य हो जाता है। क्या होता है? वजन शून्य हो जाता है, ठीक है। क्योंकि गुरुत्व ही नहीं है, वजन लोगों का गुरुत्व के कारण ही होता है। जब गुरुत्व ही नहीं है तो वजन कैसे होगा? वजन शून्य होगा। लेकिन द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। द्रव्यमान जैसे का तैसे रहेगा, लेकिन वजन जो है वो जीरो हो जाएगा, यानी कि वेट जीरो हो जाएगा और मास सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से प्रकार की विकिरण तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? तो कौन से प्रकार की विकिरण तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होती है? तो वो है गामा। कौन सा? अच्छा, यहाँ लिखना भूल गए, गामा। गामा विकिरण का तरंगदैर्घ्य जो है, विकिरण का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे छोटा होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है, वेग, तो वेग जो है, वेग भी सबसे कम होता है। क्या होता है? वेग नहीं, सॉरी, वेग, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे छोटा होता है और वेग भी सबसे कम होता है, वेग भी न्यूनतम होता है, ठीक है। वेग भी न्यूनतम होता है। अगर वहीं आपसे पूछ दिया जाए किस विकिरण का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो रेडियो तरंग का जो है वो तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, ठीक है, सर्वाधिक। और रेडियो तरंग का वेग भी सर्वाधिक होता है। क्या होता है? वेग भी सर्वाधिक होता है, जबकि आवृत्ति और ऊर्जा न्यूनतम होता है। रेडियो तरंग का आवृत्ति और ऊर्जा न्यूनतम होता है और उसका आवृत्ति और ऊर्जा मैक्सिमम होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो रेडियो तरंग का। किसका होता है? रेडियो तरंग का। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो गामा विकिरण का। किसका? गामा किरण का या गामा विकिरण का, ठीक है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगा? तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने का क्षमता जो है वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि हवा का तापमान, गर्मी में देखते होंगे कि हवा जो चलता है वो बहुत गर्म रहता है, यानी कि हवा का तापमान बहुत ज्यादा रहता है, तो उसमें आप कपड़ा डालिएगा, जस्ट 10 से 15 मिनट 20 मिनट में सूख जाता है ना। लेकिन क्या वही सर्दी के मौसम में कपड़ा जल्दी सूखता है? नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि हवा में तापमान जो है वो कम रहता है। क्या रहता है? हवा में तापमान कम रहता है। और गर्मी के मौसम में हवा में तापमान अत्यधिक रहने के कारण कपड़ा उपड़ा तुरंत सूख जाता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, मान लीजिए हवा पूरा गर्म रहेगा तो जलवाष्प भी तो जल्दी ग्रहण करेगा ना, ज्यादा ग्रहण करेगा ना,
तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रतीत होती है, क्यों प्रतीत होती है? तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत इसलिए होती है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो है बहुत छोटा होता है। क्या होता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है। आइए इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकाश का कणीय सिद्धांत, प्रकाश का कण सिद्धांत किसने दिया है? प्रकाश का कणीय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सिद्धांत ये दिया गया है न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? न्यूटन के द्वारा। अगर वहीं आपसे पूछ दिया जाए कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो हाइगेंस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? हाइगेंस के द्वारा, हाइगेंस के द्वारा दिया गया है। प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत, विवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विवर्तन सिद्धांत तो ग्रेमाल्डी के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? ग्रेमाल्डी के द्वारा, ठीक है, ग्रेमाल्डी के द्वारा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परिकीर्णन सिद्धांत, कौन सा? प्रकाश का प्रकीर्णन सिद्धांत, प्रकीर्णन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? प्रकाश का परिकीर्णन सिद्धांत तो ये दिया गया यंग के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? यंग के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो प्रकाश का कणीय सिद्धांत न्यूटन के द्वारा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा, प्रकाश का विवर्तन सिद्धांत ग्रेमाल्डी के द्वारा, प्रकाश का परिकीर्णन सिद्धांत तो यंग के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? यंग के द्वारा दिया। परिकीर्णन मतलब फैलना होता है। अब विवर्तन मतलब मान लीजिए यहाँ पर सीधा रेखा से बंद है जगह, मान लीजिए यहाँ पे दीवार है और वहां पर छेद है, तो आवाज चाहे रोशनी, रोशनी देखते हैं आप मुड़कर ऐसे करके पास हो जाएगा लेकिन रोशनी निकल जाए कहीं से, उसी को विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। रास्ता मुड़ के इधर उधर से निकल जाना विवर्तन कहा जाता है। ध्वनि में भी विवर्तन सिद्धांत रहता है। ध्वनि भी देखते हैं कि जहां से जगह उसको मिलता है, जहां छेद हो, जहां पे कहीं पे भी थोड़ी भी जगह होती है तो उधर से आवाज बाहर चला जाता है, ठीक है। तो विवर्तन सिद्धांत उसी को कहा जाता है। परिकीर्णन मतलब फैलना। अगर हमें ऊपर से हमें धरती नीला दिखता है, धरती को नीला वगैरह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी अत्यधिक है, इसके कारण धरती नीला दिखता है। तो किसी कारण दिखता है? परिकीर्णन के कारण नीला दिखता है, ठीक है। आसमान का नीला दिखना परिकीर्णन के कारण। किसके कारण होता है आसमान का नीला दिखना? परिकीर्णन के कारण, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जलते हुए विद्युत बल्ब की तंतु का ताप सामान्यतः होता है। तो कितना होता है सामान्यतः? विद्युत का ताप, लेकिन जलते हुए विद्युत का, ठीक है, जलते हुए विद्युत बल्ब का, किसका? जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप तो 3000 से 3500 होता है। कितना होता है? 3000 से 3500। लेकिन अगर वही औसत पूछ लिया जाए आपसे, औसत देगा, यहाँ तो दिया है दोनों, औसत पूछेगा तो 3300 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3300 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछता है कि तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु जो वो किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। अगर वहीं आपसे पूछ दिया जाए कि बल्ब किसका बना होता है, तो बल्ब जो है फ्लिंट कांच का बना होता है। किसका? फ्लिंट कांच का बना होता है, ठीक है। फ्लिंट कांच का बल्ब बना होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब के अंदर कौन सा गैस डाला जाता है? तो बल्ब के अंदर जो है कौन सा गैस डाला जाता है? पहले तो निर्वात रहता था, पहले बल्ब के अंदर कुछ नहीं रहता, लेकिन वर्तमान में इसमें गैस डाला जाता है। कौन सा? आर्गन और आर्गन और नाइट्रोजन। कौन सा? आर्गन प्लस नाइट्रोजन भरा जाता है। बल्ब में कौन सा गैस डाला जाता है? तो आर्गन प्लस नाइट्रोजन डाला जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीटर का तार, जो हीटर का जो तार है वो किसका बना होता है? तो वो नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का, ठीक है। सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। अगर वहीं आपसे पूछ दिया कि सोलर सेल में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण का कार्य क्या है? कार्य क्या है? तो इसका कार्य जो है वो है प्रकाश को केंद्रित करना। क्या है? प्रकाश को केंद्रित करना, मतलब एक जगह करना, ठीक है, केंद्रित करना। इसी कारण से इसे क्या कहा जाता है? इधर इसे अभिसारी लेंस का, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण को, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, ठीक है। अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेहरे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? चेहरा देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? अवतल दर्पण का। आई डॉक्टर
ईयर डॉक्टर यानी कि आंख का नाक वाला डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो आंख का नाक वाला डॉक्टर जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। गाड़ी के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। जबकि रोड में लगे स्टीम लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उसमें जो है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जनक, ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? किन्स के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जीएम किन्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है वो तो आप पहले जान लीजिए कि वो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और इसका निर्माण जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित डेल्टा है। किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित डेल्टा है। ठीक है, आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुंदरवन का नाम सुंदर किसके लिए पड़ा है? तो सुंदरवन का नाम जो पड़ा है इसलिए पड़ा है क्योंकि वहां सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है बहुत सारा। कौन सा वृक्ष? सुंदरी नामक वृक्ष। उसी वृक्ष पर नाम इसका सुंदरवन डेल्टा पड़ गया है। कौन सा नाम? सुंदरवन डेल्टा। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा है। विश्व का सर्वाधिक बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जमुना के नाम से। और गंगा को पद्मा के नाम से। और इन दोनों के संगम को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र और गंगा के संगम को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास जो है वो लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। किसने? लाहौर षड्यंत्र में। जतिन दास को ही बाघा जतीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघा जतीन भी कहा जाता है। बाघा जतीन, जतीन क्या कहा जाता है? बाघा जतीन कहा जाता है। और इनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 64 दिन के अनशन के कारण हुआ था। 64 दिन के अनशन के कारण, यानी कि अनशन पे बैठे हुए थे, अनशन के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अनशन के कारण मृत्यु। तो 64 दिन के अनशन के कारण किसकी मृत्यु हुई थी? जतिन दास की। किसकी? जतिन दास की। इन्हीं को बाघा जतीन भी कहा जाता है। और लाहौर षड्यंत्र केस की अगर बात की जाए तो लाहौर षड्यंत्र केस के कारण ही भगत सिंह और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। किसके कारण? इसी कारण भगत सिंह को, लाहौर षड्यंत्र केस के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी। ठीक है, कब हुई थी फांसी? तो क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। कब दी गई थी भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी? तो 23 मार्च 1931 को। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगत सिंह को फांसी देने का डेट फिक्स कब हुआ था? तो भगत सिंह को फांसी देने का डेट फिक्स हुआ था 24 मार्च को इनको फांसी दिया जाएगा। लेकिन इनके हितैषी इतने सारे लोग थे जिस कारण डर से ब्रिटिश लोग उसको एक दिन पहले ही आनंद फानन में फांसी दे दी गई। 24 मार्च को फिक्स किया गया था इसी दिन फांसी पड़ेगा, लेकिन इनको 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दिया गया था। इनको किनको? तो 3 जन को दिया गया था, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को। ठीक है, और किसके कारण? तो लाहौर षड्यंत्र केस के तहत दिया गया था फांसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है
तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर कहाँ पड़ता है? तो ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश में, यही तानसेन का मकबरा है। तानसेन की बात की जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा था। पहले तो इनका वास्तविक नाम जान लीजिए, इनका वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है कि वास्तविक नाम क्या है तानसेन का। तो तानसेन का वास्तविक नाम है रामतनु पांडे। क्या है? रामतनु पांडे जो है तानसेन का वास्तविक नाम है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे संबंधित कि तानसेन अकबर के दरबार से पहले कहाँ रहते थे? अकबर के दरबार से पहले कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे रीवा के राजा। कहाँ के? रीवा। रीवा कहाँ पड़ता है? तो रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है रीवा? तो रीवा पड़ता है मध्य प्रदेश में। रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? रामचंद्र देव के दरबार में रहते थे। ठीक है, जो रीवा के राजा थे। किसके दरबार में रहते थे? रामचंद्र देव के दरबार में। रीवा के राजा थे अकबर के दरबार से पहले। इनके दरबार के बाद अकबर के दरबार में ये रहना प्रारंभ किए थे। और अकबर के दरबार में ये रहना किसके कहने पर प्रारंभ किए थे? तो अपने गुरु हरि सिंह के कहने पे। किसके? तो तानसेन का गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम क्या था? इन्हीं के कहने पे वो अकबर के दरबार में रहना प्रारंभ किए थे। गुरु का नाम इनका था हरि सिंह। क्या था? हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह इनके गुरु का नाम था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुपद शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कौन सा? ध्रुपद शैली का। ध्रुपद शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ध्रुपद शैली का जन्मदाता तानसेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तानसेन को कहा जाता है। तानसेन का वास्तविक क्या नाम है? तो रामतनु पांडे। क्या नाम है? रामतनु पांडे। तानसेन के गुरु का नाम क्या है? तो गुरु का नाम है हरि सिंह। क्या नाम है? हरि सिंह। सॉरी, तानसेन जो है अकबर के दरबार से पहले किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार से पहले वो रीवा के राजा, कहाँ के? रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? रामचंद्र देव के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन शायद समाप्त हो गया। हाँ, आज का क्वेश्चन इतना ही था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और जैसे मैं बोल रही हूँ कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग प्रीवियस टेस्ट लगाएंगे क्वेश्चन में तो आप लोग को जरूर आइडिया मिल जाए कि रियल में क्वेश्चन वही करवाया जा रहा है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग एक भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो अगेन थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।